हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 15 नवंबर 2020 और 15 नवंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली की डेली यहाँ से जो भी अपडेट है वो मिलती रहे। डेली डेली करंट अफेयर के जो भी पीडीएफ्स है, जो भी आपको है, ये सब आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहे। और अलग अक्टूबर माह की और नवंबर माह की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप लोग जिन साथियों ने अभी तक प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखा है वो लोग जाकर वहाँ से पूरी वीडियो देख लें वहाँ पे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग पीडीएफ की डेली पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमारी टैगलाइन है, आपको पता ही है, अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान छपेगा आपके दिमाग में। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि करंट अफेयर को आपको डेली के डेली 20 से 30 मिनट का ये वीडियो देखना है। और देखने के बाद में उस हमारे जो पीडीएफ है, पीडीएफ के द्वारा एक बार आप रिवीजन करिएगा। इसके बाद आपको फिर कभी करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न है, एमपी के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर एमपी रोड मैप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए राज्य भर में अस्पतालों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई है। अब देखो यहाँ पे अगर मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमें ये याद रखना है कि एमपी की जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में क्या आत्मनिर्भर एमपी रोड मैप यहाँ पे लॉन्च किया है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे इसके आंसर। और इन्होंने अभी हाल ही में एमपी रोड मैप यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं, इन्होंने क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो केवल मुख्य बिंदु होंगे। एक पहला तो आपका शिक्षा हो जाएगा और दूसरा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे बात हो गई है। शिक्षा के साथ पर आपके वहाँ पे जो भी प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, इन सभी के एजुकेशन के बारे में वहाँ पे बात की जाएगी। और यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे बात की जाएगी, जो इन्होंने आत्मनिर्भर एमपी रोड मैप यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक अस्पतालों का एक नेटवर्क स्थापित भी किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक अस्पताल का नेटवर्क से तात्पर्य है कि कई सारे अस्पताल यहाँ पे खोले जाएंगे और ये सब मुख्यमंत्री की देखरेख में काम किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि राज्य सरकार द्वारा मुखिया ग्रामीण सड़क योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले तो शिक्षा हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया, तीसरा आपके जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण जो समाज है, ग्रामीण वहाँ पे क्या है कि आपकी सड़क योजना भी वहाँ पे शुरू की गई है। भाई आप सपोज मान लिया कि वहाँ पे शिक्षा तो ठीक हो रही धीरे धीरे, स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा, लेकिन इन सब चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए वहाँ पे जो रोड है, रोड सही नहीं है। तब इसीलिए क्या इन तीनों चीज़ों को वहाँ पे एक मैप बनाया गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमपी आत्मनिर्भर रोड मैप यहाँ पे तैयार किया गया। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष के 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 में विश्व मधुमेह दिवस एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस बन गया। डायबिटीज द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक खतरे के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में WHO के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। और अगर इसकी थीम की बात करें तो द नर्स एंड द डायबिटीज। अब देख लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट कौन कौन से जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो आप लोगों को याद रखना है कि 14 नवंबर की यहाँ पे बात हो रही, तो 14 नवंबर को कौन ये मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे यहाँ पे मनाया जाता है। वो कब मनाया, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि
ये 2006 में मधुमेह दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था। यहाँ पे बात समझ में आ गई कि यहाँ पे 2006 में पहली बार ये विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया था। अगर यहीं पे और बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि उत्पन्न जो भी स्वास्थ्य है, आर्थिक खतरे के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में WHO के समर्थन में, यहाँ पे बात हो रही है WHO की, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है, उसके द्वारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी। अगर इसकी 2020 की हम थीम की बात करें, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि जितने भी आपके थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को जरूर बहुत अच्छे से लिखते जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता जरूर है। तो अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या हो जाएगा, द नर्स एंड डायबिटीज। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो मैंने क्या बताया कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया भी था, तो आप लोगों को पता होगा कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों से मैंने पूछी थी, तो वो कौन सा था, बाल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर हम यहीं पे अगर बात करते हैं कि जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है, इसको याद कैसे रखेंगे भाई, एक तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है और दूसरा आपका बाल दिवस मनाया जा रहा है, तो याद कैसे रखेंगे। अब देखो यहाँ पे बात हो रही मधुमेह से, यहाँ पे बात हो रही है मधुमेह, और मधुमेह का मतलब क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कैसे इन दोनों डे को कैसे आपको याद रखना, कोरिलेट करना आपको है। आपको एग्जाम में केवल कोरिलेट करके ही चीजें वहां पे आपको आसान हो जाती हैं। तो मीठा, अगर मीठे से तात्पर्य करें, अब छोटे बच्चे जो होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर देखा होगा टॉफी चॉकलेट वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या करते हैं कि अब वो मीठा खाने को बहुत पसंद करते हैं, तो ये कैसे याद रखोगे कि 14 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन सा, एक तो आपका बाल दिवस हो गया और दूसरा आपका मधुमेह दिवस हो गया। तो दोनों को रिलेट कर दो कि बच्चे जो होते हैं ये क्या सबसे ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि 14 नवंबर को एक तो बाल दिवस मनाया जाता है, दूसरा आपका विश्व मधुमेह दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो 2006 में ये पहली बार आधिकारिक रूप से मनाया गया। मतलब पहले तो वैसे मनाया जाता था, लेकिन ये पे यानी आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली ने किया ई वाहन सेवा के एक्सेस के लिए ऐप लॉन्च। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ जीवन सेवा ऐप लॉन्च करने की निःशुल्क सुविधा के साथ आया है। ऐप को एवेरा दिल्ली NCR में एक कैब सेवाओं के सहयोग से लॉन्च किया गया है। एवेरा दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के गैर महत्वपूर्ण मामलों को मुफ्त में स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि दिल्ली सरकार ने एक ई वाहन का अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर और बात करते हैं कि जो ऐप लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन ने, इन्होंने क्या है कि अभी दिल्ली में ऐप लॉन्च किया है, और ये बिल्कुल कैसा होगा, निःशुल्क होगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो अगर इसको एवेरा के थ्रू क्या किया जाएगा, लॉन्च किया गया है। और दिल्ली NCR में कैब का मतलब जो आपके ओला हो गया या क्या नाम है उबर हो गया, इन सभी के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहीं पे अगर और बात करते हैं, एवेरा में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गैर महत्वपूर्ण मामलों को मुफ्त में स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करता है। यानी एवेरा की अगर बात करें तो ये क्या है, एक तरीके की दिल्ली सरकार की जो एम्बुलेंस है उसकी सेवा ये प्रदान करता। कौन, एवेरा। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने अभी एक स्वास्थ्य के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है। तो नाम क्या हो जाएगा, सत्येंद्र जैन। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और ये किसके सहयोग से काम करेगा, तो एवेरा के सहयोग से यहाँ पे
काम करेगा। तो ये देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीवन सेवा ऐप यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार और लेखक रवि बेलागेरे का निधन। प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलागेरे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बेलागेरे अपने लोकप्रिय कन्नड़ टैबलॉइड हाई बेंगलोर से कर्नाटक में एक जाना माना नाम थे और उन्होंने 70 साल से अधिक साहित्यिक कार्य जिसमें कथा, अनुवाद, कहानी, कालम लेखन और जीवनी शामिल है। उन्हें अपराध की दुनिया पर लेखन और उनके स्तंभ पपिगला लोकदली के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो रवि बेलागेरे हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्रकार और लेखक ये थे। यहीं पे अगर हम और बात करते हैं, इनका दिल का दौरा पड़ने से क्या निधन हो गया है। और निधन होने के साथ साथ अगर इनकी बात करें तो ये आपके कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। और इन्होंने कथा, इसके बाद में अनुवाद का मतलब ट्रांसलेट हो गया, और कालम लेखन और जीवनी यानी कि अपनी बायोग्राफी के बारे में यहाँ पे इन्होंने कई सारी पत्रकार और लेखन में इन्होंने काम किया है। यहीं पे अगर इनकी बात करते हैं, इनके लेखन और स्तंभ के रूप में पपिगला लोकदली के रूप में यहाँ पे इनकी मुख्य भूमिका यहाँ पे निभाई गई है। और ये कौन है? ये है आपके रवि बेलागेरे, जो आपको फोटो में यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। रवि बेलागेरे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ये पत्रकार और लेखक थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में सर्वाधिक दियों का विश्व रिकॉर्ड। दीपावली के एक दिन पहले दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 5,84,572 दीप जलाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुष्टि की। इसके साथ दियों के सबसे बड़ा प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। पिछले वर्ष दीपोत्सव समारोह के दौरान अयोध्या में 4,04,026 मिट्टी के दीपक जलाए गए थे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो भी साथी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से याद रखना। क्यों याद रखना, अभी इस क्वेश्चन में पूरा डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर तो आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो आपको पता है कि राम जन्मभूमि है। और अभी कुछ दिन पहले ही क्या है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत विवाद चल रहा था। विवाद के चलते क्या हुआ था, वहाँ पे राम मंदिर बनने का कोर्ट ने फैसला लिया था वहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्या किया हुआ है कि वहाँ पे दीपोत्सव का एक बड़ा आयोजन किया हुआ। तो ये पिछली बार भी हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अब विश्व रिकॉर्ड की अगर बात करते, कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे इतने सारे दिए जलाए गए हैं कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। और विश्व रिकॉर्ड बनने के साथ साथ इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो यहीं पर जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे याद रखना है कि ये कहाँ पे, अयोध्या के कहाँ पे, सरयू नदी के कितने 5,84,572 दीप यहाँ पे जलाए गए हैं। और ये क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे इसका नाम पुष्टि इसकी हो गई है। दूसरी अगर यहीं पे और बात करते हैं कि ये समारोह पिछली बार भी मनाया गया था, यानी कि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में की संख्या कितनी थी, 4,04,026 यहाँ पे कुल मिट्टी के दीपक यहाँ पे जलाए गए थे। बात समझ में, करीब करीब ये मान के चलो अब करीब कम से कम 1.5 लाख अधिक जलाए गए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहली बात क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 5,84,572 दीप जलाए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 1.5 लाख करीब अधिक हैं। ठीक है, और ये गिनीज वर्ल्ड में इसका नाम आ गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करते हैं किसकी, राज्यपाल की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन हो जाएंगी, आनंदीबेन पटेल। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैसा कि देखो आप लोगों को इस फोटो के माध्यम से दिख रहा होगा, ये आपकी अयोध्या की ही फोटो है। ठीक है,
बात समझ में आ गई ना। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अभी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 5,84,572 दीपक जलाए गए हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सरयू नदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक और ग्रैंड मास्टर 7 वर्षीय अभिजीता गुप्ता को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे कम उम्र के लेखन के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग के खिताब से सम्मानित किया है। उनकी पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड चित्रों के साथ साथ छोटी कहानियों और कविताओं की एक ऐसी रचना है जो विश्व स्तर पर एक प्रशंसनीय है। यहाँ पे अब बात करते हैं कि कम उम्र के लेखक और ग्रैंड मास्टर के रूप में इनका नाम आया हुआ है, और ये कितने वर्ष की हैं, ये कुल मिलाकर 7 वर्ष की हैं, और इनका नाम क्या है, अभिजीता गुप्ता इनका नाम है। इनको क्या अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है, 7 वर्ष की अभिजीता गुप्ता है, इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दे दी गई है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा इनको ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा इनको क्या अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब भी सम्मानित किया जा गया। अगर इनकी हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम क्या है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ठीक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, जो चित्रों के साथ साथ छोटी कहानियों और कविताओं के एक ऐसी रचना है जो विश्व स्तर पर बहुत बड़ी प्रशस्ति के रूप में काम कर रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो क्या होता है कि ये एक हम लोगों की मेंटालिटी होती है। अगर किसी चीज को हम चित्र के द्वारा समझते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो चीज़ हम चित्र के द्वारा देखते हैं वो हमारे दिमाग में एज इट इज बैठ जाती है। तो इसी किताब को, जो इनकी बुक है अभिजीता गुप्ता की, जो 7 वर्ष की हैं, इन्होंने हैप्पीनेस ऑल अराउंड एक बुक जो लॉन्च की है। इसमें इनकी छोटी छोटी कहानियां हैं और इनको चित्र के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी के लिए इनको, अगर हम बात करते इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा इनको सबसे कम उम्र के लेखक रूप में मान्यता दे दी गई है। और अगर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो इनको ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब यहाँ पे दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते उन सभी क्वेश्चनों को क्या किया है कि डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय, इस तरह का पहला सैंडलवुड संग्रहालय मैसूरू वन विभाग द्वारा मैसूर के अनन्या भवन में सैंडलवुड डिपो को स्थापित किया गया है। पर्यटन, चंदन के वर्गीकरण, चंदन की किस्मों, इसकी खेती के तरीकों के आदि के बारे में जान सकते हैं। चंदन की वृद्धि और रोगों के रोकथाम में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी के साथ पोस्टर प्रस्तुत करेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि भारत का पहला सैंडलवुड यहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को ये याद रखना है कि आखिर ये कहाँ बनाया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है मैसूर की। कहाँ पे बनाया गया, मैसूर में क्या है आपका भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चंदन के वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में, चंदन की किस्मों के बारे में, उसकी कौन कौन सी और किस्म है, कौन कौन सी नई नई प्रजाति हैं, और इसकी खेती के तरीकों के बारे में यहाँ पे जान सकते हो। इसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे चंदन की वृद्धि मतलब कैसे उसको और बढ़ाएं, ठीक है, और इसके रोगों की रोकथाम की इसमें इसकी क्या भूमिका है, इसके साथ साथ इसके पोस्टर भी प्रदर्शित करेगा यहाँ पे। तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है। ये देखो आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा, ये क्या है, चंदन की लकड़ी है और ये एक तरीके की, देखो यहाँ पे एक पोस्टर टाइप का लगा हुआ है। तो पोस्टर के माध्यम से ये भी बताया गया कि ये क्या है और कैसे ये काम करता है, कितनी इसकी क्या क्वालिटी है, उस सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय अभी हाल ही में कहाँ पर बनाया गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। और ये जो अनन्या भवन सैंडलवुड के द्वारा ये स्थापित किया गया, ये भी इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है,
ये एक तरीके का संग्रहालय। यहाँ पे संग्रहालय का तात्पर्य यहाँ से ये है कि जो भी जितनी भी चीजें होती हैं उनको एक कमरे में या एक हॉल में रख दिया जाता है ताकि जो लोग आए उन चीजों को देख सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेशी किशोर ने जीता बाल पुरस्कार। बांग्लादेश के एक किशोरी ने साइबर बुलिंग के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के लिए अपने प्रयासों अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। 17 वर्ष के शहादत रहमान को युवाओं को ऑनलाइन दुरुपयोग की रिपोर्ट करने की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इसकी प्रेरणा के एक 15 वर्ष की लड़की के बारे में सुनने के बाद मिली, जिसने मजाक उदय के जाने के कारण खुद की जान ले ली थी। देखो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बाल पुरस्कार, बात हो रही किसकी, बाल पुरस्कार की। तो ये अभी हाल ही में बांग्लादेश के एक किशोर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में क्या है, इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। तो अब जरा समझ लेते हैं कि बांग्लादेश में ये बाल पुरस्कार जो इन्होंने जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये जीता, ये किस लिए जीता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का साइबर जो बुलिंग होती है यानी कि जो साइबर क्राइम होते हैं उसके बारे में इन्होंने क्या किया है कि एक ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की यहाँ पे बात की हुई थी। तो उनका नाम समझ लेते हैं क्या है, इनका नाम है शहादत रहमान, इनका नाम है और ये केवल 17 वर्ष के हैं। मतलब इतनी कम उम्र में इन्होंने क्या किया है कि एक ऐप के द्वारा लोगों को जागरूक करने की यहाँ पे बात की है। जो क्या है, आजकल आपको पता ही है कि लॉकडाउन पहले तो था यूज इतना था, लेकिन अब जब से ये लॉकडाउन और कोरोना के कारण क्या हुआ है कि हर बच्चा, जो भी बच्चा नहीं चला रहा था, ऑनलाइन चीजें नहीं सीख रहा था, वो सब ऑनलाइन सीखने लगा। तो इससे क्राइम भी तो उतना बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्राइम साथ साथ में क्या, इसी को देख कर क्या है, एक बांग्लादेशी किशोर हैं, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीत लिया। तो इसी के लिए इन्होंने एक ऐप बनाया था, इसकी देखरेख, इसकी सिक्योरिटी क्या है इसके लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया और इसके लिए प्रेरित किया। अगर यहीं पे बात करें, इसकी प्रेरणा एक 15 वर्ष की लड़की के बारे में सुनने के बाद मिली, जिसने मजाक उदय हो जाने के कारण खुद के जान कर ली थी। अब होता क्या है कि जैसे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपने अपनी फोटो डाल दी, अपलोड कर दी। फोटो अपलोड करने पे क्या होता है, कोई उस फोटो का मिसयूज करता है। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत हर्ट कर जाते हैं, तो वो लोग, उन्हें देखा कि उसकी फोटो को मिसयूज कर रहे हैं तो घर में पता चलेगा तो घर में और डांट पड़। इसलिए क्या होते कि एक लड़की थी 15 वर्ष की, उसने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। इसको देख के ही इन्होंने क्या किया था, एक ऐप को बनाया था जिसके थ्रू इस क्राइम को रोका जा सके। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अभी हाल ही में किसने जीत लिया है, तो शहादत रहमान ने जीत लिया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही होगा बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के कौन एक लोग फेवरेट हैं, तो कौन है, शेख हसीना जुल्फों वाली। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर करेंगे EAS शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर 14 नवंबर को 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक, थाईलैंड के EAS में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आवासीय शिखर बैठक की अध्यक्षता में वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्युन जुआन के फुक और 18 इस देशों के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है, एस जयशंकर है। और उनको क्या है कि 14 नवंबर को ये 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भारत में प्रतिनिधित्व करेंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अगर यहीं पे इसकी और बात करते हैं, इसमें क्या क्या मुख्य फैक्ट हो जाएंगे, तो भारत और प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भी राजनीतिक हैं, क्या क्या और पॉलिटिकल सुधार होने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा यहाँ पे की जाएगी। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 को यहाँ पे इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक के थाईलैंड में, ये भी आप लोगों को याद रखना है, बैंकॉक के थाईलैंड में इसको यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया था। अब देखो होगा क्या, ये क्वेश्चन अभी आ गया और अब यहाँ पे 2019 की बात हो गई है। तो अब क्वेश्चन में करंट अफेयर जो क्वेश्चन बनता है वो कोरिलेट करके क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2020 की आवासीय शिखर बैठक के रूप में क्या है यहाँ पे, वियतनाम के प्रधानमंत्री, यहाँ पे वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक और 18 ईए देशों के साथ में यहाँ पे की जाएगी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा ये हैं कौन, भारत के विदेश मंत्री, जिनका नाम क्या है, एस जयशंकर इनका नाम है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कौन कौन से बन जाएंगे कि अभी हाल ही में ईएस शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, जयशंकर इनका नाम हो जाएगा। और अगर 2019 की बात करें तो 2019 में किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक के थाईलैंड में यहाँ पे इसका प्रतिनिधित्व किया था। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, इसके बाद में ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे। और जो साथी, जिन साथियों को पीडीएफ के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डेली की डेली पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद में उसका रिवीजन जरूर करिए। ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड करके, क्योंकि फ़ोन में देखा होगा कई सारे पीडीएफ लोग डाउनलोड कर लेते हैं, पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं, पीडीएफ तो मिल जाती है लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं यहीं से आपका माइनस पॉइंट चलने लगता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। तो जो साथी इस चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अभी आप लोगों के लिए रेलवे और एनटीपीसी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसमें भी आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए कि, और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आप पहला वीडियो चाहते हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया या जीएस हो गया। तो इनमें आप अगर टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस चैप्टर का हमें पहले नंबर पे वीडियो चाहिए, तो उसका वीडियो हम आप लोगों को बना के इस पे अपलोड कर देंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ना है, ताकि ये आप लोगों का एक परिवार है। और परिवार के साथ जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। उसके माध्यम से क्या होता है कि आप लोगों को कई सारी चीज़ें आप लोगों को एक जगह सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आप लोग डेली की डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी है। ठीक है, बात समझ में। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो साथी चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो साथी इसमें जुड़े हैं वो लोग जरूर बताएं कमेंट करके कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।